हेलो एंड वेलकम दोस्तों इन एडू सफलता। आज आपके क्लास में हम एक नया चीज़ बताने वाले हैं, क्लास 11 का सेट्स। सबसे पहला टॉपिक, क्लास 11 का सेट्स जो है वो बेसिक फंडामेंटल होता है किसी भी मैथमेटिक्स का। ये जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने खोज किया था। इसी के द्वारा सारा मैथमेटिक्स का खोज हुआ है, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, प्रोबेबिलिटी हो या कुछ भी। सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है सेट्स। क्या होता है सेट्स? सेट्स क्या होता है? कलेक्शन होता है, कलेक्शन, ग्रुप, कलेक्शन ऑफ व्हाट? ऑफ मीनिंगफुल एंड डिस्टिंक्ट, सब अलग अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि सारे जो भी आप ऑब्जेक्ट्स लेंगे उनका कलेक्शन होता है, लेकिन वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। मान लीजिए कि मेरे पास लिखा है कि ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ये सारे मैंने कलेक्शन कर लिया, सेट ऑफ वॉवेल्स। क्या हुआ? सेट ऑफ वॉवेल्स। तो क्या ये सेट है? मीनिंगफुल तब होगा जब हम कहें कि ये वॉवेल है। हाँ बिल्कुल, ए ई आई ओ यू वॉवेल है, लेकिन आप देखें तो ये डबल है, यू भी डबल है, ए भी डबल है, तो डबल नहीं चलेगा, हम एक ही बार लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ए ई आई ओ यू, एक किसी एलिमेंट को एक ही बार लिख सकते हैं, इसे कहते हैं सेट्स। अब कई सारे सेट्स हैं जिसमें हम लोग एन, इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स के सेट। आर को कहेंगे रियल नंबर्स। इसी तरह कई प्रकार के सेट्स होते हैं, जैसे क्यू हो गए आपके रैशनल, रैशनल नंबर। जेड हो गए, जेलेंस आया है, इंटीजर्स, इंटीजर्स। तो ये कई सारे सेट्स है जिसका नाम दिया गया है, डिटेल में आपको दिखाया जाएगा। अब इन सारे सेट्स में आपको सेट्स क्लियर हो गया होगा कि किसे कहते हैं। तो अगर मैं कहूं कि कितने टाइप्स के सेट हैं, टाइप्स, ये तीन प्रकार के सेट्स होते हैं। पहला एम्प्टी, एम्प्टी सेट, दूसरा फाइनाइट सेट, तीसरा इनफाइनाइट सेट। वैसे सेट जिनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या हो? जीरो, एक भी एलिमेंट आपको ना मिले तो कहेंगे हम एम्प्टी। अगर आपको फाइनाइट मिले एन, अगर आपको फाइनाइट मिले एन, हो सकता है 100 मिले, 200 मिले, लेकिन आप उसे गिने एन, लेकिन आप गिनते गिनते थक जाए, कभी खत्म ही ना हो, इनफाइनाइट, तो हम कह जाएंगे उसे इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल, ये एक सेट है, कर्ली ब्रेसेस में हम सेट को बनाते हैं। इस कर्ली ब्रेसेस में आप ध्यान से देखिए, मैंने कुछ एलिमेंट डाला ही नहीं, तो इसे कह गए फाई या फिर नल सेट। यहाँ पे देखिए 1 2 3, बस 3 एलिमेंट है। अगर हम लोग कितने एलिमेंट्स है तो 3 एलिमेंट है। मगर इसको देखिए, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में लिखूँ, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये हो गया इनफाइनाइट सेट। तीन तरह के सेट मैंने बताया और आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक में ध्यान से देखिए, क्या बिलोंग्स टू और क्या डज नॉट बिलोंग्स टू मिल रहा है, जिसमें आज एक ही वीडियो में आपको पूरा सेट्स क्लियर होने वाला है। अंत तक देखते रहिए। अब मान लीजिए कि मैंने एक सेट ले लिया ए, 1 2 3, क्या 2 इस सेट में है? हाँ, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, या फिर एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स ऑफ ए। इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। तो अब क्या इसमें 3 है? बिल्कुल है। क्या इसमें 1 है? बिल्कुल है। क्या इसमें 4 है? नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ध्यान दीजिएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ आपको क्लियर हो गया क्या बिलोंग्स टू है और क्या डज नॉट बिलोंग्स टू है। नाउ मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल के बारे में आप ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसा सेट बनाइए, सेट ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग, आप कैसे बोल सकते हैं कि कौन गुड है कौन बैड है?
गुड और बैड का कोई डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन मौजूद ही नहीं है। अगर आपको जो गुड लग रहा है हो सकता है मेरे लिए बैड हो। अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान बहुत पूजा पाठ करता है मगर मुझे लगता है कि वो चोरी करता है, हम बता नहीं सकते उस इंसान के बारे में, तो इसलिए गुड ह्यूमन बीइंग बन ही नहीं सकता। इसलिए ये क्या हो गया, मीनिंगफुल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मीनिंगफुल नहीं है तो सेट भी नहीं है। इसी प्रकार अगले टॉपिक में आई है सबसेट एंड सुपर सेट। एक ऐसा सेट मैंने ले लिया A 1 2 3, इसके सारे के सारे एलिमेंट B में है। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5, A के सारे के सारे एलिमेंट B में है, तो इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अगर इक्वल हो तो उस समय लिखते हैं सबसेट, जो भी हो। तो यानी A के सारे एलिमेंट B में होंगे। इफ, इसका मतलब है इफ X बिलोंग्स टू A then definitely X belongs to B। सारे के सारे एलिमेंट होंगे। अगर A में 1 2 3 है तो B में क्या होंगे, X। ये हो जाएगा B, हो जाएगा A के सारे एलिमेंट B में मौजूद है, इसे कहेंगे सबसेट। सुपरसेट किसे कहेंगे, जो बड़ा है। सुपरसेट जो उसका, मान लीजिए कि उसका पापा है, उससे बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, सुपरसेट। ये क्या हो जाएगा, सबसेट। आई थिंक इट इज क्लियर। ऑपरेशंस ऑन सेट, सबसे पहला होता है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, माना कि एक एलिमेंट है 1 2 3 और B एक सेट है जिसमें है 3 4 5 6। अगर मैं बोला कि A यूनियन B निकालिए, इसका मतलब है कि A का सारा एलिमेंट और B का सारा एलिमेंट, सारा का सारा एलिमेंट हमें ले लेना है। इससे वेन डायग्राम भी कहता है, वेन डायग्राम। अब A के सारे एलिमेंट को उठा लेंगे, ध्यान से देखिए, A के सारे एलिमेंट को उठा लेंगे 1 2 3 उठा लिया। अब जो B में है 3 4 5 6, उसे भी उठा के लिख देना है 3 4 5 6। लेकिन ध्यान दीजिए, सेट का डेफिनेशन कहता है कि आप डबल नहीं लिख सकते, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, इसलिए 1 3 हम यहाँ पे हटा देते हैं। ये बन गया हमारा यूनियन। चलिए इसी के साथ तुरंत हम क्या देखते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, 2 नंबर इंटरसेक्शन में होता है कि अगर हमने ले लिया 1 2 3, B ले लिया हमने 3 4 5, इसमें जो कॉमन है दोनों में, A और B में, ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पार्ट जो कॉमन है आपको दिखाई दे रहा है कि 3 दोनों में है, इसलिए A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, ओनली 3। यानी X मस्ट बी बिलोंग्स टू A एंड X मस्ट बी बिलोंग्स टू B। जबकि यूनियन में इस जगह क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ठीक है, अगला होता है डिफरेंस। देखते चलिए फटाफट, डिफरेंस, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। डिफरेंस A माइनस B। मान लिया कि A हो गया 1 2 3, B हो गया 3 4 5। इसमें से A में वो एलिमेंट को हटा देना है जो B में है, तो A में से B को हटा देना है। 3 देखिए B में है तो उसको हटा दीजिए, बचा कौन, 1 और 2 हो गया। तो दिस इज द डिफरेंस। अगर मैं बोलूँ कि A में से B वाला पार्ट पूरा हटा दीजिए, A माइनस B, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, B वाला पार्ट हटा दिया हमने। ठीक है, तो A माइनस B। इसी प्रकार सिमेट्रिक डिफरेंस भी होता है, ये आप पता करके बताएंगे कि ये क्या है। दिस इज होमवर्क। सिमेट्रिक डिफरेंस, इसमें से भी माइनस, उसमें से भी माइनस, मैंने हिंट दिया मगर आपको करना है ये। चलिए ये ऑपरेशन भी खत्म होता है। अगला एक होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने एक सेट ले लिया 1 2 3, दूसरा सेट ले लिया A और B। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें करना है तो बहुत इजी है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 को A से मल्टीप्लाई करके हम एक ऑर्डर्ड पेयर, इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। फिर 1 को B से, 1 खत्म हो गया, 2 को A से, 2 को B से,
अब 3 को ए से, 3 को बी से। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, राइट साइड में ब्रेसेस में ए बी ए बी ए बी, क्योंकि राइट साइड में मेरा क्या था ए बी, और लेफ्ट साइड में देखिए 1 1 2 2 3 3 यानी 1 2 3, लेफ्ट साइड में 1 2 3। ये होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में, जो लेफ्ट साइड में हो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, जो राइट साइड में मल्टीप्लाई में किया हो वो राइट पैरेंथेसिस के अंदर में राइट एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। इसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको मैंने ले लिया 1 2 3, इसको मैंने ले लिया ए और बी, तो ये हो गया 1.1 ए। ये आप समझ गए होंगे, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट हमारे आंसर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है इसमें, सबसे एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स और यूनिवर्सल सेट भी बचा है, ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश कर सकते हैं। इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल दें। यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा सेट होगा, सपोज कि यू दे दिया है 1 2 3 4, ये ए से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यू हमेशा बड़ा होना चाहिए 1 और 2। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए में जो एलिमेंट है उसको हटा दीजिए, यू में से, यू में से ए को हटा दीजिए। देखिए तो कौन बचा, 3 बचा और 4 बचा, 1 और 2 हट गया। ठीक है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट। ना इसी में हम करवा देते हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ कहता है कि अगर ए यूनियन बी है और उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट अलग अलग हो जाएगा, बी के साथ और ये अलग अलग हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ए के साथ और बी के साथ, मगर ये जो सिंबल है आपको यूनियन, ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में। और यही चीज़ जब आप उल्टा करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा डी मॉर्गन लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में कराया जाएगा, ध्यान से देखते रहिए। अगला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको प्रूफ जो है वो मैं किसी और क्लास में करा दूंगा, अभी आप ध्यान से देखिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ लेटर, इसको कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल देखिए कि एन ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको इंटरसेक्शन चाहिए तो इसको इधर ले आइए, एन ए इंटरसेक्शन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। इससे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत बनने वाला है, आप देखिएगा। इसी सीरीज में मैंने कुछ की तरह दिया है कुछ सवाल, सवाल को जरूर बनाइए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इतना है जॉर्ज कैंटर का सेट्स, इसका ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। फिर फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट के ऊपर एक लंबा सीरीज चलता है, तो फिलहाल हम उतना दूर नहीं जाएंगे। फिलहाल इस सीरीज में सेट्स के बारे में इतना है इन्फॉर्मेशन। अब आप प्रॉब्लम्स कंटिन्यूसली सेट के देखते रहिए और कमेंट्स कीजिए कि कौन सा सवाल आपको समझ में नहीं आया। आज हम आपके सामने जैक का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, क्लास 11। ये फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन पेपर है जिसमें फुल मार्क्स 40 के होते हैं और टाइम 1.5 घंटा मिलता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सेट थ्योरी से रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ एन एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। इसमें से कौन सा एम्प्टी सेट है? तो आपको देखना है सबसे पहला कि 2x + 5 = 5, 2x + 5 = 6 जो है क्वेश्चन। इसमें आपको करना क्या है कि x का वैल्यू निकालना है। तो 6 - 5 जो कि हो गया 1, इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया, x हो गया 1/2। तो आपको पता है कि 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, 1/2 एक फ्रैक्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसमें बोला है x का वैल्यू 1 और 2 के बीच सारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि x का वैल्यू क्या हो रहा है, =2 है। तो x का वैल्यू जो है वो 2 हम ले सकते हैं, जो कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो अगर नेचुरल नंबर है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब ऑप्शन हमने सही लगा ही दिया तो यहाँ तो आंसर ख़त्म होता है, मगर फिर भी हम ऑप्शन नंबर सी और डी कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लेते हैं
कि इवन नंबर जो कि x होना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आपको पता है कि 2 एक प्राइम नंबर होता है और इवन भी होता है, इसलिए C सही होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, कई सारे रैशनल नंबर होंगे जो 1 और 2 के बीच होंगे, तो ये भी सही होगा, एम्प्टी सेट हो नहीं सकता, तो एम्प्टी सेट सिर्फ ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओनली वन सबसेट। वन सबसेट कैसे पता करते हैं? आपको पता है कि नंबर ऑफ सबसेट इसका फॉर्मूला होता है 2 to the पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 to the पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उस हिसाब से पता कीजिए। आपको सबसे पहले दिखेगा कि सेट नंबर ए में आपको एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है 4, तो इसमें क्या होगा 2 to the पावर एक एलिमेंट विच इज़ 2, तो इसका वन सबसेट नहीं निकला। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी है, यानी 2 to the पावर 0 जो कि 1 होता है, तो यही आंसर होगा। आगे जो दोनों है 2 to the पावर स्क्वायर एंड 2 to the पावर 1, ये हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा 2 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गौर कीजिए कि इफ़ द सेट कंटेंस 5 एलिमेंट्स, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। इफ़ द सेट ए कंटेंस 5 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए। अभी मैंने बोला कि इन टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वही पावर सेट होता है, तो पावर सेट का फॉर्मूला बन गया 2 to the पावर, एंड इसमें बोला है 2 to the पावर कितने एलिमेंट्स है 5, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 32। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा 3 का। 4th नंबर सवाल में देखिए, इसमें आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के रिलेशन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे ए यूनियन बी पहले दिया हुआ है, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों में जो है, तो ए के सारे एलिमेंट को ले लीजिए, 2 3 4 8 10, 2 3 4 8 10, इसके सिवा जो बी में है उसको भी ले लेना है। क्या छूट गया देखिए, 3 4 हो चुका, 5 बचा, और 10 हो चुका है, 12 छूटा, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन सी देखिए उसी प्रकार, ए यूनियन सी में 2 3 4 8 10 तो होगा ही, और सी में जो बच गया, सी में देखिए जो बच गया ए यूनियन सी में 2 3 4 8 10 तो होगा ही, उसके बाद 4 5 5 बचा है, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 12, इस प्रकार जो जो दोनों में है उसको लेंगे। अब दोनों में इंटरसेक्शन जो दोनों में सेम है, 2 दोनों में सेम है, 3 दोनों में सेम है, ठीक है, 4 दोनों में सेम है, 8 दोनों में सेम है, तो जहां आपको ये ऑप्शन मिला वही आंसर होगा। इसी तरह से आपको दिखेगा कि बी नंबर ऑप्शन जो है इंटरसेक्शन जो है आपको 2 3 4 8 10, 2 3 4 8 10 कहीं नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि ए यूनियन बी पहले कीजिए। अभी मैंने सिखाया यूनियन का मतलब है ए के सारे एलिमेंट को ले लेना और बी में जो बचा है उसको भी ले लेना, यानी ए यूनियन बी पहले निकालिए। ए यूनियन बी में 1 2 3 4 आ गया, फिर जो बच गया बी में उसको लिख दीजिए, तो क्या बच गया देखिए 6 और 8, 6 और 8। अब आपसे बोल रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि पूरा जो भी यूनिवर्सल सेट है यू, उसमें से माइनस कर दीजिए जो बच गए। तो देखिए ए यूनियन यूनिवर्सल सेट में है वो नहीं होगा, ए कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो गया, जो बच गए उसको पकड़िए। 5 बच गए, उसके बाद 7 बच गए और 9 बच गए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए एंड बी आर 2 सेट्स, देन ए यूनियन बी का होल डैश इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी का होल डैश, ये है डिमार्गन लॉ, इसे कहते हैं डिमार्गन लॉ। तो डिमार्गन लॉ के हिसाब से ये क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमारे पास ए यूनियन बी का
डैश है, फिर इसका होल डैश, इसका होल डैश यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का डैश यानी बी, तो आपको पहले में से ये निकलने वाला है। उसी प्रकार ए डैश यूनियन बी का होल डैश में देखिए ए डैश का डैश ए होगा, यूनियन हो जाएगा इंटरसेक्शन और बी हो जाएगा डैश। अब इसको अगर हम सजाएंगे ध्यान से देखिए तो ए डैश इंटरसेक्शन बी, और हम यहाँ पे क्या करेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ लगा के बी को पहले कर देंगे, बी और ए सबसे लास्ट में। तो ये दोनों को देखिए तो फाई निकल जाएगा, ठीक है। जब ये फाई निकल जाएगा तो हमारे पास दोनों का ही जैसे ए डैश इंटरसेक्शन फाई इंटरसेक्शन ए निकलेगा, जिसका आंसर हमारे पास फाई आएगा। सो इसका आंसर क्या बन जाएगा, रिक्त समुच्चय या नल सेट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान दीजिए, अगर ऑप्शन देख के भी आप कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें दिया है ए का वैल्यू 1 2 3 और बी का वैल्यू 3 8। ए यूनियन बी क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया 1 2 3 8। ए यूनियन बी हो गया 1 2 3 8। इसके साथ मल्टीप्लाई करना है जो इंटरसेक्शन है, जो दोनों में कॉमन है, जो कि सिर्फ 3 है। तो आंसर से पता चल रहा है कि राइट हैंड साइड में सिर्फ 3 आएगा। तो जिसमें सिर्फ 3 है राइट हैंड साइड, उसको पहले पकड़िए। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ बी में आ रहा है। ऐसा देखिए, हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ बी में 3 आया है राइट हैंड साइड में। हर एक ब्रेसेस में देखिए 3 3 3 3। तो ये आंसर क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में रिलेशन कौन नहीं हो सकता है। देखिए रिलेशन भी क्या होता है, एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो इसमें जो भी आंसर आएंगे एक्स वाई जेड इंटू ए बी सी डी, तो राइट हैंड साइड जो भी आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा होगा, दाहिने ओर ए बी सी डी ही आना चाहिए। अगर वो होगा तो ही आंसर होगा। तो ध्यान दीजिए अब, और बाईं ओर एक्स वाई जेड आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बाईं ओर है, इसमें से बोला कौन एक संबंध नहीं है। देखिए बाईं ओर एक्स है, बाईं ओर एक्स है और दाईं ओर ए सी है, ये हो सकता है। बी में भी देखिए ये भी हो सकता है। सी देखिए जेड ए डी, ये भी हो सकता है। मगर ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर डी में कि ए पहले हो गया, ठीक है, जो कि हमेशा राइट हैंड साइड में मैंने बोला था होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, एक और सेट देखते हैं सिमिलर प्रॉब्लम। इससे आपको पूरा अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा कि इसमें आपको कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इसमें से कौन एम्प्टी सेट है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए बोला सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। आपको पता है कि ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 इस तरह से चलता रहता है। एक भी नंबर ऐसा है जो 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, तो ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर सेट ए इज करेक्ट। कॉन्सेप्चुअली चेक कीजिए बी सी डी भी। सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर आपको पता है कि 2 होता है, तो जरूर एक एलिमेंट मिलने वाला है, तो ये एम्प्टी हो नहीं सकता। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ध्यान से देखिए इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है, तो 4 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, यानी मुझे एक आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर डी में देखिए x + 5 = 6, यानी x में से वैल्यू जब निकालेंगे तो 6 - 5 = 1 आएगा। आ गया एक आंसर जो कि नेचुरल नंबर है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रॉब्लम में देखिए कि इसमें बोला है कौन बिलोंग्स टू है और कौन नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, या सबसेट। बिलोंग्स टू और सबसेट में क्या है अंतर, इस पूरा सवाल में आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें 3 और 4 एक सेट जो है, हमेशा एक सेट जो होता है वो सबसेट हो सकता है बी का, लेकिन एलिमेंट जो है वो स्मॉल लेटर में एलिमेंट जो है वो क्या होता है, बिलोंग्स टू हो सकता है किसी सेट का, ठीक है।
तो एक एलिमेंट और एक सेट, यही अंतर है। तो आप चेक कीजिए इसमें। तो सबसे पहले 1, सेट नंबर ए में जो आपको 1 दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट। 2 जो होगा वो भी एक एलिमेंट होगा। 3 और 4 साथ में है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वो खुद एक सेट है, ध्यान दीजिएगा, वो खुद एक सेट है, लेकिन वो एलिमेंट है ए का। उसी तरह 5 जो है वो भी क्या है, एक एलिमेंट है ए का। तो जब भी एलिमेंट होगा, मैंने क्या बोला कि बिलोंग्स टू लगेगा। तो आप चेक कीजिए कि 1 एक एलिमेंट है ए का, बिल्कुल है, यानी डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला देखिए, 3, 4 एलिमेंट है ए का, बिल्कुल, यानी ये भी सही है। बच गया हमारे पास 2 ऑप्शन, गलत के लिए 2 ही ऑप्शन है। तो अब जब ये एलिमेंट है तो सबसेट तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। तो ऑटोमेटिकली हमारा क्लियर हो गया कि 2 का ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 का सेट दिया हुआ है और इस सेट में बोला है बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। इससे अभी मैंने थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन बोला कि इंटरवल कैसे लिखते हैं। इंटरवल जो है -4 जो है उसको वैसे ही लिख देंगे, ब्रैकेट इस तरह से, और स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि क्लोज्ड इंटरवल, 6 तक जाना है उसे, तो हो गया क्लोज्ड इंटरवल ऐसे होगा। तो अब देखिए जो ऑप्शन सही है उसे हमारी है -4 से 6, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला प्रॉब्लम देखिए, गिवन द सेट्स 1, 3, 5, बी भी दिया है 2, 4, 6, सी दे दिया है 0, 2, 4, 6, 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट मुझे चाहिए। यूनिवर्सल सेट को ऐसे याद रखें कि सबका पिताजी यानी वो सबको संभालेगा, यानी उसमें 1, 3, 5 भी होना चाहिए, उसमें 2, 4, 6 भी होना चाहिए, और उसमें 0, 2, 4, 6, 8 भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में ध्यान से देखिए ऐसा कौन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 0 हाँ है, पहले 1, 3, 5 की चेक कीजिए, 1, 3, 5 है, 2, 4, 6 हाँ वो भी है, 0, 2, 4, 6, 8 ये नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। बी ऑप्शन में देखिए 5, ये तो कभी नहीं हो सकता। सी में देखिए कोई छुटना नहीं चाहिए, ज़्यादा हो तो चलेगा, तो 1, 3, 5 है, 2, 4, 6 है, 0, 2, 4, 6, 8 है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, वेन डायग्राम को ध्यान में रखते हुए करना है। वेन डायग्राम बहुत ही इजी है, आपको खाली फिगर देख के बता देना है कौन किस में है। तो फिगर में बोला है कि फाइंड सेट ए के अंदर कौन कौन है। देखिए जो सर्कल के अंदर ए है उसको लिख दीजिए बस। उस सर्कल के अंदर है 1, उस सर्कल के अंदर है 3, उस सर्कल के अंदर है 4, उस सर्कल के अंदर है 5, ये हो गया आंसर। ठीक है, 1, 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये भी बेस्ड है यूनियन एंड इंटरसेक्शन के ऊपर। यूनियन एंड इंटरसेक्शन के ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलिए ए यूनियन डी सोचिए, तो ए यूनियन डी में क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ए यूनियन डी में आएगा ए में देखिए 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है, तो लिखते चलते हैं 3, 5, 7, 9, 11, और डी में कौन है 1, 5, 7, 5, 7 तो हो गया, 1 खाली जोड़ दिया मैंने। ठीक है, इसी प्रकार आपको निकालना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी देखिए, बी में कौन है 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, और सी में कौन कौन है 11, 13 तो हो गया है, बस 15 है। अब आपको करना है इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन मुझे 7 दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, 11 दिखाई दे रहा है, और कुछ नहीं, यानी 7, 9, 11 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ये बेस्ड है फंक्शन पे, लेकिन फिर भी इसे बना लेते हैं। इसमें कुछ नहीं, f(x) दिया हुआ है, x² + 2x + 1, f(0) पूछा है। तो f(0) क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ बैठा दीजिए, 0² 2 × 0 + 1, आंसर बन गया 1।
ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में देखिए आपको लिखा है राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट बेटर दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये डेफिनेशन ही है हमारे सेट का। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल एंड डिस्टिंक्ट, याद रखिएगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सब अलग होना चाहिए। अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो नहीं होगा। बेटर, बेटर में बी होना चाहिए, ई होना चाहिए, टी होना चाहिए। अब डबल टी है, 2 बार आ गया वो नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे। ई फिर से आ गया, नहीं लेंगे, तो बी ई टी आर, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये बस डेफिनेशन से आया है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इसी से ये आंसर बन जाएगा। अब इस प्रॉब्लम में देखिए ए जो दे दिया है 0 1 2 3 4 और बी दे दिया है 1 2 3, जो दोनों में कॉमन है वो आंसर हो गया, उतना सोचना ही नहीं है। आप ही बताइए 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 तीनों दोनों में है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन गया? 1 2 3। अगला जो प्रॉब्लम है ये बेस्ड है डी मॉर्गन लॉ, जो मैंने पहले ही बोला था, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ कहता है कि अगर आपके पास ए यूनियन बी है और उसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट यानी डैश ले लेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये जो साइन है यूनियन वो बन जाएगा इंटरसेक्शन। इससे ही ये रूल आया है। तो आंसर देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये बेस्ड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। एक फॉर्मूला है कि किसी भी नंबर में अगर आपको टोटल नंबर चाहिए एन ए यूनियन बी, तो उसका आंसर आएगा एन ए, पहले ए के सारे एलिमेंट को लीजिए, प्लस एन बी, बी के सारे एलिमेंट को ले लीजिए और उसमें से इंटरसेक्शन ए और बी को घटा दीजिए। याद रखिए घटा देना है, माइनस कर देना है। अब आपको जैसा दिया है वैसे बनाते चलिए। एन ए दे दिया है 32, एन बी दे दिया है 28, तो 32 और 28 को जोड़ दिया मैंने, तो कितना आया? 32 और 28 को जोड़ने पर कितना आया बताइए? 60। और 60 में से अगर 50 को मैंने माइनस कर दिया तो हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो आएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिपेंड करता है इक्वालिटी ऑन सेट पे। इक्वालिटी ऑन सेट, दो सेट इक्वल कब हो सकता है, या दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब हो सकता है? अगर फर्स्ट पार्ट जो है, अगर फर्स्ट पार्ट x + 2 वो बराबर होगा इसके फर्स्ट पार्ट का, सेकेंड पार्ट इस ब्रैकेट का ऑर्डर्ड पेयर का इसके बराबर हो जाए बस। तो x + 2 = 2, x + 2 = 2 बोल रहा है। 2 2 कैंसिल, x का वैल्यू 0, तो जहाँ पे 0 हो गया x का वैल्यू। उसी प्रकार 2x + y = 4, इसे खुद से बनाइए। 2x + y = 4, इसमें x का वैल्यू 0 है इसलिए y का वैल्यू 4 हो गया। तो आंसर क्या बन गया? 0,4। 6 नंबर में देखिए a का वैल्यू दे दिया, b का वैल्यू दे दिया, c का वैल्यू दे दिया। यू हैव टू फाइंड a क्रॉस यानी a इंटू b इंटरसेक्शन c। b इंटरसेक्शन c यानी दोनों में कॉमन क्या है? 5, यानी 5 तो आ गया, ये तो क्लियर हो गया इस तरफ। और लेफ्ट हैंड साइड में a क्रॉस लिखा हुआ है यानी 2 और 3, तो एक बार 2 के साथ 5, एक बार 3 के साथ 5, ख़त्म हो गया। तो देखिए कहाँ पे आंसर है? 2 के साथ 5, 3 के साथ 5, ए। यहाँ पे हो गया हमारा सेट थ्योरी का एक सेट और। अच्छा, अगर इस सेट को बनाया जाए कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस, आपको x² + x - 2 को पहले सॉल्यूशन निकालिए। तो x² है तो क्लास 9 का प्रॉब्लम होता है, आप सबको पता है। तो x² प्लस आना चाहिए यानी 2x - x - 2 = 0। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा एक -2 और एक 1। तो इसमें जो आंसर है उसको लिख दीजिए, -2 और 1 ऑप्शन नंबर ए में है। ख़त्म हो गया रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है यूनियन। फिर से मैंने बताया यूनियन में करना क्या है,
पहले ए वाले सारे एलिमेंट को ले लीजिए, ए ई आई ओ यू, और बी में जो बचा है उसे भी ले लीजिए। तो ए ई आई ओ यू ही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रॉब्लम में देखिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए। ये प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है जो हर बार पूछता है। 2 टू द पावर 0 जो कि होता है 1, तो 3 का हो गया ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अभी मैंने बताया था ये प्रॉब्लम ये फॉर्मूला पे बेस्ड है और डायरेक्ट बनाएंगे। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस जोड़ना है NA और NB। NA और NB जोड़ने पे आपको क्या मिलता है, 17 और 23 आपको बचता है 40। अब 40 में से 38 माइनस करेंगे तो क्या बचता है, 2। ख़त्म हो गया। इक्वालिटी ऑन सेट में देख लीजिए, x + 1 को 3 कीजिए तो जाहिर बात है x का वैल्यू 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा प्रैक्टिस हो चुका है। उसी प्रकार 6 नंबर प्रॉब्लम भी देखिए, अभी हमने बनाया B इंटरसेक्शन C में 3 कॉमन है, 1 के साथ 3, 2 के साथ 3, खोजिए। ऑप्शन नंबर कौन है, B, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम फंक्शन पे डिपेंड करता है, आप बना सकते हैं डायरेक्ट F0 पुट करके -5 आंसर आ जाएगा, ठीक है, -5 आंसर आ जाएगा। सिंपली 0 पुट कर देना है यहाँ पे। 2 × 0 -5 इज़ -5। अगला डोमेन, रेंज और फंक्शन जितने प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा।